नमस्कार। आज हम 12वीं सदी के भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा पर चर्चा करने वाले हैं जहां बेइंतहा प्रेम और कड़वी राजनीतिक दुश्मनी आपस में टकराते हैं। सच मानिए, यह सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता से। 4 बांस 24 गज। आपने शायद इसे पहले सुना हो। यह महज चंद पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि उस किंवदंती का अहम हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक अंधे राजा को अपना आखिरी और सबसे सटीक तीर चलाने के लिए दिशा दिखाई थी। उस दौर के साहस और शौर्य की ये एक जी जागती मिसाल है। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्रेम में उठाए गए महज एक विद्रोही कदम से पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत बदल सकती है? आज हम यही गहराई से समझेंगे कि कैसे एक इकलौती प्रेम कहानी ने उस समय के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधनों को भीतर से खोखला कर दिया और अंततः विदेशी आक्रमणों के लिए दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले उस दौर के राजनीतिक हालात पर नजर डालते हैं। एक विभाजित भारतीय उपमहाद्वीप। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें 12वीं सदी के उत्तरार्ध के उत्तरी भारत को देखना होगा। देखिए, उस समय का भारत कोई एक अखंड राष्ट्र नहीं था, बल्कि ये अलग अलग और आपस में लगातार भिड़ने वाले राजपूत राज्यों का एक बटा हुआ हिस्सा था। इसे एक राजनीतिक शतरंज की तरह समझिए, और इस शतरंज के 2 सबसे बड़े मुहरे थे। एक तरफ दिल्ली और अजमेर की युवा पराक्रमी और उभरते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कन्नौज के शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा जयचंद। वैसे तो ये दोनों रिश्ते में चचेरे भाई थे, लेकिन इनके बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसी भी जानी दुश्मनी से कहीं ज्यादा कड़वी थी। अब हालात तब और बिगड़ गए जब राजा जयचंद ने अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचकर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। ये कोई आम अनुष्ठान नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था कि बाकी सभी राजाओं को जयचंद की अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। लेकिन एक स्वाभिमानी राजपूत योद्धा होने के नाते सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से वो राजनीतिक तनाव एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत नफरत में तब्दील हो गया। और इसी नफरत और कड़वाहट के बीच एक नया मोड़ आता है। एक चित्र से जन्मा प्रेम। जहां एक तरफ दुश्मनी की आग सुलग रही थी, वहीं कुछ और भी पनप रहा था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इतिहास की इस महाकाव्य जैसी प्रेम कथा की शुरुआत बिना किसी आमने सामने की मुलाकात की हुई थी। जी हाँ, हुआ यूं कि पन्ना राय नाम का एक घुमक्कड़ चित्रकार कन्नौज के दरबार में पहुंचा। उसने राजकुमारी संयोगिता को युवा पृथ्वीराज का एक चित्र दिखाया। उस चित्र में झलकने वाले योद्धा के साहस ने राजकुमारी को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। और जब वही चित्रकार वापस दिल्ली लौटा तो उसने पृथ्वीराज को संयोगिता का चित्र दिखाया। राजकुमारी के शांत चेहरे और बुद्धिमता की कहानियों ने सम्राट का दिल जीत लिया। बिना मिले ही गुप्त पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ और एक गहरा प्रेम परवान चढ़ने लगा। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। इसके बाद आता है स्वयंवर का अपमान। इसी प्रेम के बीच राजा जयचंद ने अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। अगर हम आज के हिसाब से समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे देश भर के सभी बड़े राजा और राजकुमार अपने अपने रिज्यूमे लेकर दरबार में बैठे हों, और राजकुमारी कड़े मूल्यांकन के बाद उनमें से किसी एक को चुन लेंगी। लेकिन मजे की बात, या कहें अपमान की बात, ये थी कि इस पूरी सभा में जानबूझकर जयचंद के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। और जयचंद सिर्फ निमंत्रण ना देकर ही नहीं रुके, उन्होंने अपमान की सारी हदें पार कर दी। दरबार के मुख्य द्वार पर, ठीक उस जगह जहां सभी मेहमान अपने जूते उतारते थे, जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक आदमकद मिट्टी की मूर्ति को द्वारपाल यानी चौकीदार के रूप में खड़ा करवा दिया। उनका असली मकसद पूरे उपमहाद्वीप के सामने ये साबित करना था कि दिल्ली का सम्राट उनके लिए एक मामूली नौकर के बराबर है। ये एक भयंकर राजनीतिक अपमान था। और इस अपमान का जवाब कैसा मिला, वो हम देखते हैं अगले पड़ाव में। एक दुस्साहसिक अपहरण। जयचंद ने अपनी ही बेटी के दृढ़ संकल्प को कम आंकने की बहुत बड़ी भूल की थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पूरा दरबार सज चुका था, सारे शक्तिशाली राजा अपनी सांसें थामे बैठे थे। तभी राजकुमारी संयोगिता,
हाथों में वरमाला लिए सभा में दाखिल होती हैं। और इसके बाद जो हुआ वो किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमाई सीन से कम नहीं था। संयोगिता ने उन सभी अमीर और ताकतवर राजाओं की तरफ देखा भी नहीं, सीधे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और वरमाला उस बेजान मूर्ति के गले में डाल दी। पूरा दरबार सन्न, और तभी उस मूर्ति के ठीक पीछे से स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान सामने आ गए। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और वहां से निकल पड़े। इसके बाद कन्नौज की सड़कों पर एक भीषण और खून खराबे वाला संघर्ष हुआ, जहां 100 वफादार चौहान योद्धाओं ने अपने सम्राट को सुरक्षित निकालने के लिए जयचंद की विशाल सेना को रोकते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ से घटनाओं का सुर पूरी तरह बदल जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं युद्ध, विश्वासघात और मिथ के दौर में। ये अब कोई रोमानी प्रेम कथा नहीं रही थी, बल्कि एक कठोर ऐतिहासिक त्रासदी बन चुकी थी। इस अपहरण ने सिर्फ एक पिता के अहंकार को नहीं तोड़ा था, बल्कि इसने उत्तर भारत की क्षेत्रीय रक्षा पंक्ति को हमेशा के लिए खंडित कर दिया था। 1189 के इस अपहरण के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन राजपूत उसूलों के चलते उसे जीवित वापस जाने दिया। इस आपसी फूट का सबसे भयानक परिणाम ये हुआ कि अगले ही साल 1192 में गोरी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। इस बार जयचंद पूरी तरह तटस्थ रहे, उन्होंने कोई मदद नहीं की और पृथ्वीराज की हार हुई। और विडंबना देखिए, 1194 के चंदावर के युद्ध में खुद जयचंद का भी पतन हो गया। और तराइन के दूसरे युद्ध की रणनीति हमें बहुत कुछ बताती है। गोरी ने इस बार राजपूतों के युद्ध नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया था। उसने भोर होने से पहले ही अचानक हमला कर दिया, जब राजपूत सेना अपने सुबह के पूजा पाठ में व्यस्त थी। उसके तीरंदाजों ने दूर से प्रहार किए और फिर अचानक पीछे हटने का नाटक किया। इस चाल में आकर राजपूत सेना की कतारें टूट गईं और अंततः गोरी ने अपने घुड़सवारों के साथ एक विनाशकारी हमला करके युद्ध अपने नाम कर लिया। इसके बाद जो बचा वो है इस पूरी घटना की ऐतिहासिक विरासत। इस सैन्य हार के बाद असल में क्या हुआ, यहाँ दर्ज इतिहास और पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों के बीच की रेखाएं काफी धुंधली पड़ जाती हैं। हार की खबर सुनने के बाद रानी संयोगिता का क्या हुआ? कुछ महाकाव्य बताते हैं कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था, यानी अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। वहीं कुछ अन्य लोक कथाएं ये भी मानती हैं कि वो बची हुई सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम निष्पक्ष होकर इतिहास और किंवदंतियों के बीच का अंतर समझें। अक्सर महाकाव्यों और लोक कथाओं में जयचंद को देशद्रोही बताया जाता है, जिसने गोरी को भारत बुलाया, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। असल में जयचंद खुद गोरी से लड़ते हुए मारे गए थे। इसी तरह अंधे पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण से गोरी को मारने की कहानी भी ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती, क्योंकि गोरी इस युद्ध के बाद भी कई सालों तक जीवित था। असलियत यह है कि ये दो बड़े साम्राज्यों का टकराव था, जो अपने अपने कड़े राजनीतिक नियमों और अहंकार के कारण एक नहीं हो सके। ये बात बिल्कुल सच है कि इतिहास केवल तारीखों का सूखा पन्ना नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का जीता जागता दस्तावेज है। ये पूरी चर्चा हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत अहंकार, कड़े उसूल और आपसी फूट ने एक विदेशी ताकत को इस देश पर हावी होने का मौका दे दिया। पृथ्वीराज की वीरता महान थी, संयोगिता का प्रेम अटूट था, लेकिन उन दोनों साम्राज्यों की आपसी दुश्मनी की बहुत भारी कीमत इस पूरे उपमहाद्वीप को चुकानी पड़ी। जाते जाते मैं आपको इस गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। यदि कड़े सिद्धांतों और व्यक्तिगत सम्मान पर अड़े रहने से पूरे एक साम्राज्य का पतन हो सकता है, तो एक शासक का सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? क्या वो धर्म अपना स्वाभिमान बचाना है या फिर अपनी प्रजा का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना? इस मध्यकालीन महाकाव्य ने वाकई हमें किस कीमत पर यह सबक सिखाया? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।